हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सेकेंड पार्ट ऑफ टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीरीज ऑफ एचपी टैट। सेक्शन इज फिजिक्स। फर्स्ट पार्ट में 65 क्वेश्चन तक हमने कवर किया था, अभी सेकेंड पार्ट में हम 66 से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है आपके पास, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म द कलर विच बेंड्स द लीस्ट। एक तरह से पिछले पार्ट में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपसे एक तरह से डेविएशन पूछा हुआ है, सबसे कम डेविएशन किसका होगा। तो मैंने आपको वहां पे वेवलेंथ से रिलेट करके बताया था कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है दैट डेविएट द मोस्ट, ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ फिर ज्यादा होगी दैट डेविएट्स द लीस्ट, राइट। तो यहाँ पे सबसे कम विबग्योर आपको पता है, सबसे ज्यादा की बात करेंगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर के लिए होती है मैक्सिमम। तो इसीलिए रेड कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे कम आता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज मिनिमम फॉर रेड कलर, ठीक है। तो रेड शुड बी द आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास, दैट अ लैब थर्मोमेट्री शोज 5 स्मॉल डिविजन्स between the marking of 51, एक्चुअली दिस इज थर्मोमीटर ना, तो डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रहे। तो आपके पास 50 और 51 है, कुछ इस तरह से 50 और 51 स्केल है, और इसके बीच में बोला है कि 5 स्मॉल डिविजन्स हैं, दैट लेट इट बी 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। आपसे पूछा है कि जो थर्मोमीटर है दैट कैन रीड करेक्टली अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है, अब देखो 5 डिविजन्स है ना बीच में, तो एक डिवीजन कितनी हुई, टोटल डिविजन्स आपके पास है 5, तो एक डिवीजन आपको बताएगी 0.2 की रीडिंग, ठीक है। 0.2 यहाँ पे, 0.2 यहाँ पे, 0.2 0.2 और फिर 0.2 जब करेंगे तो 51 आपके पास आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी आप करेक्ट बता सकते हो 0.2 के टर्म्स में बता सकते हो, हेंस 50.2 दिस शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे ये 50.5 दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। 50.2 इज द राइट आंसर। 5 डिविजन्स है ना, 5 स्मॉल डिविजन्स, 1 डिवीजन आपके पास 0.2 की एक्यूरेट रीडिंग बता रही है, तो 50.2 50.4 ये इस तरह से ऑप्शंस होते हैं, तो सारे सही आंसर थे आपके पास। ये तो खैर होगा ही नहीं, तो इसका सही आंसर आपने ऑप्शन नंबर डी ही याद रखना है, 50.2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैलोरीफिक वैल्यू की यहाँ पे बात हुई है। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की, कितने अमाउंट ऑफ हीट आपके पास मिल रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट को बेसिकली या तो हम जूल में मेजर करेंगे या फिर किलो जूल में, ठीक है। और साथ में नीचे आएगा आपके पास आइदर आप सब्सटेंस की क्वांटिटी नीचे लिखते हो, तो अमाउंट ऑफ हीट लिखती हूँ मैं ऊपर, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, कि आप 1 किलोग्राम ले रहे हो, 2 किलोग्राम ले रहे हो, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, जूल पर केजी, ठीक है। कितने कैलोरीफिक वैल्यू को हम ऐसे बोल रहे हैं, जैसे 1 किलोग्राम मैं कोई फ्यूल जला रही हूँ, लेट्स से हाइड्रोजन फ्यूल जला रही हूँ, तो वो कितनी जूल की हीट एनर्जी मुझे देगा, ठीक है। दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, कि 1 जूल देगा अपॉन बर्निंग 1 किलोग्राम, तो 1 जूल पर किलोग्राम, ये आपके पास क्या आ गया, 1 कैलोरीफिक वैल्यू के लिए जो है वो यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो 68 का सही आंसर आपने ध्यान रखना है, जूल पर किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। तो ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, यूरेनस के सैटेलाइट हैं, जुपिटर के पढ़ाए हुए हैं आपको, सेकेंड हाईएस्ट सैटेलाइट्स जो हैं वो जुपिटर के ही हैं। गैनीमेड आपने पढ़ा होगा, एक मेन गैनीमेड, और मार्स के भी आपने पढ़ रखे हैं, फोबोस और डीमोस, दीज टू आर द प्लैनेट्स सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। एंड यूरेनस का भी हमने पढ़ा था, आई थिंक इट वाज टाइटेनिया और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे किसके सैटेलाइट है नहीं, वो सही आंसर आपके पास क्या होगा, वीनस, ठीक है। वीनस के कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, याद रखिएगा। और इसके अलावा वीनस जो है इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं, इवनिंग स्टार, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ
सोलर सिस्टम। ठीक है, 3-4 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। फर्स्ट, ये मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, इवनिंग स्टार के नाम से इसको जाना जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, 25.5 डिग्री अपनी रोटेशन पे, ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, लाइक अर्थ। अर्थ कितनी टिल्टेड है? 23.5। ठीक है, उसी तरह से ये आपका 25.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, एट इट्स ओन एक्सिस, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को भी। इसके बाद आता है पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव। तो ये भी हमने पिछले पार्ट में कवर किया था। आई हैव टोल्ड यू कि पावर इज 1 by focal length and focal length is negative for concave lens. ठीक है, hence power is negative for concave lens और convex के लिए ये पॉजिटिव आएगा, तो आंसर शुड बी concave। इसके बाद पूछा है least distance of vision for a young adult with normal vision is about 25 centimeter. Least distance of distinct vision is 25 सेंटीमीटर फॉर एडल्ट पर्सन्स। ठीक है, तो इतने तक जो है वो क्लियरली कोई भी अडल्ट जो है वो देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट भी इसको बोला जाता है, नियर पॉइंट ऑफ द आई। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर। एयर तो आपका गैसियस है, वैक्यूम फ्री स्पेस है एक तरह से, और इसमें तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं साउंड की, बिकॉज साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। तो एक आपके पास एयर है, एक आपके पास वाटर है, एक स्टील है, यानी कि एक आपके पास सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, देन इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसियस। तो स्टील शुड बी द आंसर। यस, स्टील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन की, इसमें बात करेंगे। टंगस्टन, the accurate melting point of tungsten is 3380. It is according to NCERT, और ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड आपका टैट में रहा है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और कई बार ना इसका आंसर 3500 डिग्री सेल्सियस भी होता है। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो टंगस्टन के लिए ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का हाईएस्ट है। टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन बल्ब्स, फिलामेंट की तरह इसको यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके टंगस्टन मेटल का पीरियोडिक टेबल में, एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग इसको बल्ब में एज अ फिलामेंट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3380, एंड अकॉर्डिंग टू अदर बुक्स एंड अदर सोर्सेज इट इज अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स इन एयर। तो साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती हैं, ये भी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। साउंड वेव्स आर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, एंड ये जो है पोलराइज नहीं हो सकती। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन सोलर सेल। कार्बन तो ऑफकोर्स नॉट, सोडियम नहीं यूज करते हैं, कोबाल्ट भी यूज नहीं करते हैं, इट इज सिलिकॉन। और वैसे सोलर सेल में सीजियम मेटल का यूज होता है, लेकिन सीजियम मेटल का सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या है आपके पास, सिलिकॉन। क्योंकि सीजियम एज यू सी ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो सीजियम ही है। या तो आप सीजियम ले लो, और सीजियम से ऊपर वैसे एक और है फ्रेंशियम, लेकिन रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करते, तो सीजियम रख लो आपकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जो चीज़ रिएक्टिव होगी वो मिलेगी कम। ठीक है, तो ये कम मिलता है, तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, और जो आपके पास सोलर सेल बने होते हैं उनमें इसका यूज़ सपोज किया जाता है, सोलर सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में ये मेजरली यूज़ किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इसी का सब्स्टिट्यूट हम सिलिकॉन यूज करते हैं, और ये सोलर सेल्स में भी यही यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, सोलर सेल्स में सिलिकॉन का यूज होता है, इवन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं उनमें भी सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है, और सिलिकॉन क्या है, सीजियम का सब्स्टिट्यूट है। आगे चलते हैं। एसी सप्लाई टू कंज्यूमर इन इंडिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इट इज 50 हर्ट्ज। सबने पढ़ रखा है, इंडिया में 50 हर्ट्ज की अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई जो है वो करी जाती है। ध्यान रखिएगा 50 हर्ट्ज, इसमें इनफाइनाइट लिखा है, ये गलत है। ठीक है, 50 हर्ट्ज शुड बी द आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
आपके पास ये सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो इसमें मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा होगा? नॉन एक्सेलरेटेड, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट हो, सही है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इट मींस एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इट मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कैसी है? कांस्टेंट। तो अभी हम सही ऑप्शन यहाँ से लगाएंगे। आपके पास पहला ऑप्शन है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, कि मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा है कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तीसरा है यूनिफॉर्म मोशन, और फोर्थ तो नन ऑफ दीज है। यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम ही स्पीड होती है, तो यहाँ पे सही आंसर है एक्सेलरेटेड मोशन, सी। अब यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब तो क्या होता है कि विच इज सेम एट एवरी पॉइंट। लेकिन देखो सर्कुलर मोशन में, जैसे देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया इस पाथ पे, तो अब इस पाथ में चलते चलते उसको इधर बेंड करना पड़ेगा ना। उसकी एक्चुअल डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर सर्कुलर पाथ में रहने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ वेलोसिटी में हल्का सा चेंज होगा, और वेलोसिटी में इस चेंज की वजह से ही यहाँ पे एक्सेलरेशन कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए जो मोशन है वो कैसी होगी? एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77. दिस इज that relation between force, mass and acceleration is given by, तो भाई ये तो आपको पता है, force is equal to mass into acceleration. This was explained by Newton's second law of motion, hence second law of motion is the right answer. Next is change in focal length of an eye is caused by the action of, this is due to ciliary muscles. देखिए आपके पास जो है ना, इस तरह से आई लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस कॉन्वेक्स ही होता है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इसको जो है वो कुछ सिलेरी मसल्स जो है वो होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो लोग एज्ड होते हैं, बोलते हैं ना कि उनकी आंख में फर्क पड़ जाता है। द रीजन इज कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये सिलेरी मसल्स जो हैं ये क्या होती जाती हैं? वीक पड़ती जाती हैं। वीक होने की वजह से ये एक पोजीशन में इस लेंस को पकड़ के नहीं रख पाती हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है वहां पे उनकी आंख में जो है थोड़ा फर्क पड़ने लगता है। इसके लिए हमने फिर स्पेसिफिक आई डिफेक्ट भी पढ़े हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि जो फोकल लेंथ चेंज होती है लेंस की, मतलब एक तरह से ह्यूमन आई की, दैट इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, जो कि एज के साथ वीक होती जाती हैं। आंसर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, सिलेरी मसल्स एज के साथ वीक पड़ती जाती हैं, जिस वजह से लेंस पे उनकी पकड़ कम होती जाती है, जिसकी वजह से लेंस अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होने लगता है, ठीक है। या सिलेरी मसल्स उसको अच्छे से नहीं पकड़े रखेंगी तो वो डिसलोकेट होगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ पे चेंज आएगा। वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल तो होते हैं एनर्जी के यूनिट, और उसके बाद बोला है किलोवाट। वाट तो आपके पास पावर के यूनिट होते हैं ना, तो किलोवाट भी किसके हुए? पावर के। और किलोवाट आवर किसके हुए? फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है। और एक ये आई थिंक न्यूटन मीटर इन्होंने दे रखा है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये वाले भी एनर्जी के ही यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे किलोवाट सिर्फ एनर्जी के यूनिट्स नहीं है, किलोवाट किसके यूनिट होते हैं? पावर के। 1 watt, watt, kilowatt, horse power, all of these are the units of power. आगे आता है आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया हुआ है। एक फार्मर है जिसके पास एक क्या है, इस तरह से स्क्वायर फील्ड है, जिसकी साइड कितनी है? 10 मीटर, और इस बाउंड्री के अराउंड वो 40 सेकेंड में एक राउंड लगा लेता है, ठीक है। 1 राउंड कंप्लीट करने में उसको कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड लगते हैं। आपसे पूछा है भाई फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। क्लास में तो हमने ये डिस्कस किया था। अब देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 120 प्लस 20 दैट आर इक्वल टू 140 सेकेंड्स, ठीक है। तो 140 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी देखो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो? 4 तिया 12 और 3 पूरे राउंड, 3 राउंड प्लस 1 हाफ राउंड,
ठीक है, 3 राउंड्स पूरे वो कंप्लीट करेगा प्लस एक हाफ राउंड जो है वो रखेगा। तो यानी कि अगर मैं इसको ABC करके स्क्वायर फील्ड पे मार्क कर दूं तो एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, अगर वो A से शुरू किया चलना तो एट द एंड वो C पॉइंट पे होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और फार्मर। तो अब आपको कुल मिला के ये साइड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो ये क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड के केस में क्या फॉर्मूला होता है, √2 टाइम्स A कितना है आपके पास 10, या फिर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। तो C ऑप्शन के साथ यहाँ जाएंगे हम, 10√2 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट at the end of 2 minutes and 20 seconds. Next is question number 81. In which of the following heat is transferred by the process of conduction? पहला है आपके पास कि कंडक्शन मेथड जो है हम लोग सॉलिड में यूज करते हैं, मतलब सॉलिड टू सॉलिड, जब भी हीट चलेगी एक सॉलिड में दैट या फिर दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सो the first option is from one end of the spoon to other end when dipped in hot tea. of course आपके पास एक गरम चाय का गिलास है, आप उसमें एक चम्मच डालते हो, चाय गरम है तो आपका चम्मच यहाँ से पकड़ा होता है आपने सपोज, तो ये हॉटनेस जो है इसके पीछे तक बाया पार्टिकल ट्रेवल करती है ना, तो कंडक्शन के थ्रू ही आपके पास यहाँ पे इसमें चलेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया। उसके बाद है रूम का हीटर, उसके बाद है फ्रॉम सन टू अर्थ जो हीट आती है दैट कम्स वाया द मेथड ऑफ रेडिएशन, एंड रेडिएशन जो ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मेथड है, दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, इसमें आपका कन्वेक्शन ठीक है। तो 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन, और इनमें से रेडिएशन जो है वो फास्ट है, बाकी की सारी चीजें हमने क्लास में पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट आता है अ मैरीगो राउंड इज मूविंग एट अ नॉन वेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो क्या ये बताएगा आपको, मतलब देखो नॉन वेरिंग स्पीड है कि ये चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यही हुआ। कहाँ है इट इज, अच्छा दोनों ऑप्शन में सेम, अच्छा सॉरी इट्स स्पीड, यस स्पीड के बारे में बात हुई है ना, तो वेलोसिटी वाला थोड़ी टिक करेंगे हम, स्पीड वाला करेंगे। ठीक है, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 83, ये भी क्लास में किया था, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड, और नॉर्मली ये पूछी जाए 344 के करीब होती है, नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जैसे ही होगा वैसे स्पीड भी बढ़ेगी। फिलहाल आप याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे इट इज 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या होती है, बिलो 20 हर्ट्ज है ना, तो बिलो 20 हर्ट्ज वाली साउंड जो है वो राइनोसेरोस सुन सकते हैं, ह्यूमन बींग्स तो 20 to 20 किलो हर्ट्ज अबव वाली सुनेंगे, सो राइनोसेरोस में बी द आंसर। ठीक है, ये इंफ्रासाउंड सुनते हैं। नेक्स्ट आता है वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी इधर को टाइम और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कर्व सा। ठीक है, कर्व लाइन इसमें बनती है, तो कर्व्ड लाइन शुड बी द आंसर, कैन हैव एनी शेप, इट्स कर्व लाइन। ठीक है, कर्व लाइन आपके पास यहाँ पे बनती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। एनी शेप आप याद मत रखिएगा, एनी शेप में तो फिर स्ट्रेट लाइन भी आ गया विच इज नॉट द करेक्ट, तो कर्व्ड लाइन ही यहाँ पे बनेगी, कर्व्ड लाइन ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एक बर्ड है, फ्लाई कर रहा है कुछ हाइट के ऊपर, यहाँ पे वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा सबको पता है, यहाँ पे उसकी वो आगे भी चल रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, और वहाँ पे कौन सी एनर्जी है वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि वो हाइट पे है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ये पोजेस करेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87 कि एक पर्सन है वो क्या यूज कर रहा है, बाईफोकल लेंसेज यूज कर रहा है, तो वो कुल मिला के कौन से डिफेक्ट को करेक्ट कर रहा है, मायोपिया, नो,
हाइपरमेट्रोपिया नहीं, बोथ ए एंड बी बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट आएगा? प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, कौन सा? बाइफोकल लेंस का यूज जो है हम लोग प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए करते हैं। और एक आपके पास एस्टिग्मेटिज्म वाला डिफेक्ट होता है, एस्टिग्मेटिज्म, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन से लेंसेस? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंसेस। ठीक है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, इसमें तो है नहीं प्रेसबायोपिया, तो नन ऑफ दिस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज कि मास, एक ऑब्जेक्ट है एयर में जिसका मास है 40 किलोग्राम, पानी में उसका मास कितना होगा? तो भाई मास जितना है पानी में ले जाओ, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, मास तो उतना ही रहेगा। तो इट शुड बी 40 किलोग्राम अगेन। यस, इट इज 40 किलोग्राम। कितना इजी क्वेश्चन डाला है। मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज हो सकता है बट मास चेंज जो है वो नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली गैसेस। ये तो सबको पता है कि तीनों में से ट्रेवल होती है, सॉलिड से भी होती है साउंड ट्रेवल, लिक्विड से भी होती है, गैसेस से भी होती है। याद रखिएगा, साउंड में से भी आपको ऐसा क्वेश्चन कोई देखने को मिलेगा। कई बार स्पीड के ऊपर पूछते हैं, कई बार इको वगैरह के ऊपर पूछते हैं, कई बार आपका स्पीड ऑफ साउंड के साथ जो रिलेशन होता है दैट v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें। नेक्स्ट आता है, एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, दोनों का क्या है? इक्वल मोमेंटम है। ठीक है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। अब ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। तो भाई मोमेंटम इन्होंने बोला है कि इक्वल है, पर आप ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो एक बॉडी कैसी है? हैवी, एक बॉडी कैसी है? लाइट। अगर आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी बताओ तो सोच के देखो, आप दो बॉडीज हैं, स्पीड दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? हैवी वाले की तो नहीं होगी, लाइट वाले की होगी ना। तो लाइट बॉडी की ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि दोनों एनर्जी, दो बॉडीज हैं, एक हैवी एक लाइट, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम बताओ। तो मोमेंटम के लिए याद रखना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बेसिकली उसको मास से ही रिलेट करिएगा। तो मोमेंटम के केस में फिर हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होता है अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, पर यहाँ पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है कि किसके केस में ग्रेटर आएगी, तो ग्रेटर आएगी लाइट बॉडी के केस में। ठीक है, द लाइट बॉडी must have greater kinetic energy if both light and heavy bodies have equal momentum. Next आता है question number 91. The force acting on a particle is always perpendicular to its velocity. Force is always perpendicular to its velocity. तब particle जो है वो कैसा होगा? तो इसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ये आपके पास सर्कुलर पाथ आएगा एक तरह से। ठीक है, सर्कुलर पाथ आएगा। फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, एक तरह से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पाथ पूछा है, इट शुड बी सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट आता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स पूछा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe टू द ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑफ G। तो Fe भी आपने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कोलम्बिक फोर्स कैसे डिफाइन होता है? K Q1 यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, तो K E और E दो बार लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये Fe की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से Fg लिखो। Fg क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ दूसरे इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे r स्क्वायर से, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी एक बचेगा फैक्टर, एक ये बचेगा फैक्टर। तो आपके पास बनेगा ये k e स्क्वायर और g मास ऑफ e स्क्वायर। बस यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। k क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज आई थिंक अबाउट 9 × 10⁻⁹, और g की वैल्यू भी आपको लिखवाई हुई है क्लास में, कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू वहां से, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है 9.1 × 10⁻31 समथिंग लाइक दैट। तो ये आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर है, इसको एक बार चेक करके देख लें, आपके पास आंसर जो है वो कितना आएगा? 4 × 10⁻42। ठीक है,
ठीक है, ये आया आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की रेशियो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं। फिर आता है कैपेसिटर एक्ट्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर, किसके लिए? अरे तो आपको पता ही है कैपेसिटर जो है वो डीसी के पाथ को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, डीसी करंट को पास नहीं होने देता है कैपेसिटर अपने आप में से, तो डीसी के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 94, दैट हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेस को अगर आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या बनेगा? तो होता क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन and when we introduce a constant, यहाँ पे उसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इट मे बी, इट इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मे बी यंग्स, मे बी बल्क, मे बी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इलास्टिक कांस्टेंट कोई यहाँ पे लगेगा और मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस लिखेंगे आप, स्ट्रेन को उस दूसरी साइड ले आओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू सम इलास्टिक कांस्टेंट। तो आप ना स्ट्रेस को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियोज जो है वो कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। फिर आता है स्पोक्स जो हैं साइकिल व्हील में लगाए जाते हैं। तो स्पोक्स क्या होता है, आपका जो साइकिल का व्हील होता है कुछ ऐसा होता है ना, और इसमें कुछ इस तरह के स्पोक्स लगे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्पोक्स इसलिए लगाए जाते हैं सो दैट यहाँ पे ये जो रिम है ना, ये वाला जो रिम है, और एक ये जो बीच में हब होता है साइकिल के, हब और रिम के बीच जो वेट पड़ेगा उसको एक तरह से मेंटेन किया जा सके। जो भी वेट या लोड पड़ेगा उसको एक तरह से सही तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे मेंटेन करने के विद रिस्पेक्ट में जो आंसर है वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को जो है क्या करेगा, ये उसको बढ़ाने के लिए जो है वो यूज में लाया जाता है, ठीक है। यस, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पोक्स आर यूज्ड इन अ साइकिल व्हील। आपने कभी देखा बस के टायर्स होते हैं उसमें थोड़ी यूज हुए होते हैं, साइकिल में ही यूज होते हैं ना स्पोक्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन कि एक बॉडी है सरफेस ऑफ अर्थ पे जिसका मास है m, और फिर मून के ऊपर इसको लेके गए तो इसका then the mass of the same body on the moon will be, I have told you in previous questions that mass cannot be changed, it will remains same। चाहे आप कहीं पे भी ले जाओ ऑब्जेक्ट को तो मास आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, m ही रहेगा। m/6 मत कर देना गलती से। अगर वेट पूछा होता हाँ उसमें फिर आपको प्रीवियस वेट का 6 टाइम्स लेना पड़ता, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्योंकि मास पूछ रखा है तो मास तो वही रहेगा जो है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कॉलम 1 और 2 आपको दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो वेरी इजी, दैट रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, पहले भी किया था पिछले पार्ट में। द आंसर इज सरफेस टेंशन। अब यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, डी भी एलिमिनेट हुआ, बचा ए और सी। तो दूसरे पे चलते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए बर्नौली थ्योरम से आप रिलेट कर सकते हो। देखो हार्ट अटैक में क्या होता है, बर्नौली थ्योरम में देखो क्या होता है आपका, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। तो किसी का हाई बीपी है ना, लेट अस सपोज हाई बीपी है, सुनते तो यही है हम, हाई बीपी की वजह से जनरली अटैक्स आते हैं। तो हाई बीपी की वजह से जो हमारी क्या होती है बॉडी में, जो भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनमें से जो ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी घट जाती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, घट जाती है। अब वेलोसिटी घटेगी तो जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, है ना, एक तरह से ब्लॉकेज यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि ब्लड उस तक नहीं पहुंचेगा। हार्ट का काम क्या होता है, मेन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज टू सर्कुलेट द ब्लड, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो यहाँ पे ब्लड पहुंचेगा नहीं, बहुत स्लो तरह से पहुंचेगा, जिसकी वजह से अटैक आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप ये बर्नौली थ्योरम से रिलेट कर सकते हो। हार्ट अटैक जनरली बर्नौली थ्योरम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। बी का मिलाया आपने 3 के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। लेट मी चेक, हाँ सही है फर्स्ट। आगे भी देख लो, क्वार्ट्ज आपका एक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है।
क्वार्ट्ज फाइबर आपने सुना होगा, एक क्वार्ट्ज फाइबर होता है, एक आपके पास इनवार अलॉय होता है। ये दोनों आपके परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है सैंड इज ड्रायर देन क्ले, इसके लिए जो कैपिलरी एक्शन जो है वो बता सकते हैं। कैपिलरिटी मींस राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, ठीक है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इज कैपिलरिटी। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 97। आई होप आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर। आपके पास दो सॉलिड्स हैं, सॉलिड ए सॉलिड बी। बोला है सॉलिड ए फ्लोट करता है विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो आपसे डेंसिटीज का पूछा है ना कॉन्सेप्ट, तो डेंसिटी क्या होती है, मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जनरली ये होती है। अब हम सॉलिड ए के लिए लिखेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम का क्या है यहाँ पे, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का हाफ, ठीक है। पूछा गया है डेंसिटीज ऑफ ए एंड यहाँ पे बी लिखना, ठीक है, डेंसिटी का पूछा है तो ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 2/v, वॉल्यूम का हाफ कर देंगे तो 2/v यहाँ पे आएगा। ये फर्स्ट की डेंसिटी बनी। सेकंड की डेंसिटी देखिए, बी फ्लोट करता है तो सेकंड वाले में d2, यहाँ पे d1 निकाला, यहाँ पे d2 निकाल लीजिए। आपके पास मास कितना है, मास के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, आप m ही ले लो। सॉलिड बी जो है वो क्या करता है फ्लोट 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 2/3 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम, 2/3 वॉल्यूम जो है इसको कंसिडर करेंगे। तो 2/3 वॉल्यूम जो है यहाँ पे लिया। अब डेंसिटी 1 का रेशियो डेंसिटी 2 के साथ निकाल दो। दिस इज 2m डिवाइडेड बाई v एंड 3 कहाँ जाया, m इंटू 2v डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उल्टा कुछ कर दिया इसमें मैंने, d1 डिवाइडेड बाई d2 करना है, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया। फिर से देखो, दो सॉलिड्स हैं ए और बी, फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर। सॉलिड ए जो फ्लोट करता है विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड एंड बी जो फ्लोट करता है 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। तो पहले हम सॉलिड ए की बात करेंगे। मास आपके पास क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम रेशियो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम को हम v/2 सब्सटीट्यूट करेंगे और दूसरे केस में d2 निकालेंगे, तो d2 के केस में मास अपॉन 2/3 टाइम्स ऑफ v, ठीक है। अब इनका जब आप रेशियो लेंगे, रेशियो लेके देख लेना, आपके पास आंसर जो है 3:4 आएगा, ठीक है, 3:4 आएगा। सिर्फ आपने d1 रेशियो d2 निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे ये b लिखा है, v नहीं लिखा है, वॉल्यूम के साथ कंफ्यूज मत होना, b लिखा है, b लिखा है। ये दो बॉडीज a और b के लिए आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। जस्ट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लगाना है, वॉल्यूम को सब्सटीट्यूट करो। एक जगह पे ये आपके पास दे रखी है हाफ और दूसरी जगह पे दे रखी है 2/3, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 3/4, ठीक है, d1 रेशियो d2 निकाल के। आगे चलते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन की यहाँ पे बात की हुई है और आई थिंक ये सारे ही ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा EH कट अपॉन 2m। जनरली ये फॉर्मूला होता है 1 बोहर्स मैग्नेटॉन इज इक्वल टू दिस मच 1। और अब यहाँ पे H कट दिया है ना, तो H कट इज रिड्यूस्ड फ्लैंक्स कांस्टेंट या मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ फ्लैंक्स कांस्टेंट। सो H कट इज इक्वल टू h/2 pi. So when we substitute h cut into this equation, we have EH upon 4 pi m, ठीक है। तो आंसर उस हिसाब से कोई भी नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट इन्होंने दिया है बट यहाँ पे EH upon 4 pi m should be there, ठीक है, ये होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में वाइडली दीज आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पसेस, ठीक है। और ये TIR के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। इनमें एक कोर होता है, क्लैडिंग होती है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है यहाँ पे डिफरेंस लिया जाता है। जैसे कि TIR में हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये कंडीशन होती है। रे ऑफ लाइट कहाँ से किधर को जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम जानी चाहिए। तो आप याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है एक मैन है, ईस्ट गया वेस्ट गया, सॉरी नॉर्थ गया और ईस्ट गया, और डिस्प्लेसमेंट फिर आपको फाइंड आउट करनी है। कंसिडर द डायरेक्शंस, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट,
north and then south. Suppose the object is at present form at point O, तो 10 मीटर चला गया नॉर्थ में. Here it goes 10 meter towards the north direction and then 20 meter from this point, let it be A, it goes to 20 meter east direction. 20 मीटर ईस्ट चले गया. अभी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना इस पॉइंट पे. ज्वाइन दिस OC और ये आपके पास यहाँ पे कुछ बनेगा. तो ये आपके पास ये वाली लाइन जो है ये डिस्टेंस निकालनी है आपको. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो आप यहाँ पे क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. आपके पास बनेगा CO स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. दैट इज CO इज इक्वल टू 100 प्लस 400 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ये 500 का स्क्वायर रूट और आंसर जो है आपके पास 22.5. यस, ठीक है, क्योंकि 625 होता है ना आपके पास, 25 का स्क्वायर, तो 625 500 से तो कम ही आ रहा था, तो ये बना अराउंड 22.4 मीटर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से निकलेगी इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 102. A प्लस बी इज इक्वल टू A माइनस बी. आपको ऐसे बोला है कि दोनों बराबर हैं, तो उनके दोनों के बीच में एंगल कितना होगा. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B. थीटा एंगल हमने ले लिया. अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेके दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं. आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B. दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो अभी आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसको कैंसिल क्या होगा, A स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल. इन शॉर्ट आपके पास बनेगा 4A मैग्नीट्यूड 4B इज इक्वल टू 0. और डॉट ले लेते हैं बीच में. जब हम ये डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच का हटाएंगे तो आपके पास कॉस थीटा लगेगा. 4 इंटू A B कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से देखो ना यार, आपके पास A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी. पर देखो आपके पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का. तो मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, इट मीन्स कॉस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू 0. और कॉस की 0 वैल्यू कहाँ पे होती है, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. लेट मी चेक. यस, बिल्कुल सही. तो फिर से सुनो, जो भी हमारे पास कंडीशन दी थी उनको वैसे ही लिखा, मैग्नीट्यूड डाल के स्क्वायर लिया दोनों साइड, आइडेंटिटी लगाई, एक्सपैंड किया स्क्वायर को. उसके बाद अपने पास बचा ये वाली इक्वेशन बची, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B. यहाँ पे डॉट लगा लेना बीच में, इज इक्वल टू 0. जब डॉट प्रोडक्ट हटाया कॉस ऑफ थीटा लगा, 4 चले गया, इधर 0 ही आ गया. तो अब आप कॉस थीटा निकालोगे यहाँ से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी ही. तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे. तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट आता है 103 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. इनमें से कौन सा पाथ को डिटरमिन करता है, स्पीड करता है, वेलोसिटी करती है, एक्सेलरेशन करता है. तो देखिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पाथ को जो है वो डिटरमिन करते हैं कि आपका सर्कुलर पाथ होगा, हेलिकल होगा, कौन से वाला होगा. ठीक है, स्पीड से नहीं हम बता सकते, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से बता सकते हैं. हेंस ऑप्शन A एंड B बोथ आर करेक्ट. फिर आता है आपके पास शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर. अब एयर बबल वाटर में शाइन करता है, तो आपके पास क्या कंडीशन है इसमें, देखो आपके पास वाटर होगा, अंदर क्या है, एयर बबल है. अब वी नो दैट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, राइट, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आई थिंक 0.003 इस तरह से करके समथिंग है. तो मतलब इट इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें डेंसर मीडियम पहले कंसिडर किया जाता है, फिर रेयरर मीडियम है. TIRE है, रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. तो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो एयर बबल इसीलिए शाइन करता हुआ हमें दिखाई देता है
क्योंकि यहाँ पे TIR का फिनोमिना हो रहा होता है, ठीक है। तो TIR इज द करेक्ट आंसर। और वैसे अगर इसमें इंटरफेरेंस दिया होता आंसर तो मैक्सिमम लोग उसको टिक करके आते, बट ये डिफरेंशिएबल है, ये 3 तो होंगे नहीं, क्या होगा आपके पास यहाँ पे TIR ही होगा। उसके बाद आता है वॉट आवर मीटर, क्या मेजर करता है, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वी नो दैट पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, सही है। अब इस वर्क को हम एनर्जी की फॉर्म में भी लेते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम बेस को लिख सकते हैं, और यहाँ से एनर्जी निकालेंगे तो पावर इनटू टाइम आपके पास आ जाएगा। तो पावर के यूनिट क्या होंगे, वॉट, टाइम के होंगे आवर, और ये जो मीटर है, ये मीटर होता है ना, मीटर ये डिस्टेंस वाले यूनिट्स नहीं है, मीटर मतलब मेजरेबल डिवाइस, मीटर बोलते हैं ना, हमारे घर में मीटर लगा है, हमारे घर का मीटर है ना, वैसे वाला मीटर है, कोई मेजरेबल यूनिट नहीं है ये, ठीक है। मीटर जो बोलते हैं हम लोग वही है ये। तो वॉट आवर मीटर जो है आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बताता है, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला से हम डिराइव करके भी बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट है 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो इट इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। नेक्स्ट इज बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ, क्या फिनोमिना यहाँ पे लगेगा। तो आपके पास आप देखते हो ना, ऐसे है कोई चीज, कोई भी चीज है, और ये इसका बॉटम है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख रहे हो नीचे से ना, तो आपको कुछ ऐसा उभरा हुआ, सपोज यहाँ तक ये भरा है, तो आपको ऐसा पार्ट दिखेगा नीचे से, इसको मिनिस्कस बोलते हैं, मिनिस्कस, ठीक है। तो ये थोड़ा होता इतना पार्ट है, लेकिन हमें तो ऐसे दिखेगा ना, तो इसके लिए रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। कभी भी शेप चेंज दिखे तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, रिफ्लेक्शन भी हो नहीं सकता, क्या रीजन रहेगा, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 108, वेव दैट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, कौन सी है जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। अभी यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शंस हैं, एक्सरे, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स। अगर आपको ध्यान हो EM स्पेक्ट्रम, तो EM स्पेक्ट्रम में आपकी एक्स आती है, अल्ट्रावायलेट आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, और ये सारी आपकी वैक्यूम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं वो आपकी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, एक वायर है 1000 ओहम जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। लेंथ दिया है, लेंथ ओरिजिनल लेंथ के 2 टाइम्स होगी, तो आप रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तो भाई रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास ρL/A, ऐसा कुछ होता है। अब रेजिस्टेंस तो आपको दे रखी है 1000 ओहम, ठीक है, मतलब ये सब कुछ कर आके आपके पास 1000 ओहम दिया हुआ है। अब आप क्या करो, L को 2 टाइम्स ले लो, L इज इक्वल टू 2L। तो फिर क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये 2000 ओहम बन जाएगी ना, यहाँ पे 2L ले लीजिए अपॉन A, और रो 2 को मैं आगे ले आई, L अपॉन A, और ये ρL अपॉन A की वैल्यू यहाँ पे 1000 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2000 ओहम, सही है। तो चेक करते हैं, 2000 ओहम इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1110 मतलब 110th क्वेश्चन के ऊपर। आपसे बोला है वेलोसिटी ऑफ लाइट एक मीडियम में इतनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो n आपके पास क्या होता है, n इज इक्वल टू C अपॉन B। तो n आपके पास है, n आपको निकालना है, C आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और वेलोसिटी आपको दे रखी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये कैंसिल हुआ और ये 2 से गया, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो D इज द करेक्ट आंसर। अब आता है 111वां क्वेश्चन कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट किस पे अक्कर करती है, हीट पे तो नहीं करेगी। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 आपके पास आता है एक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है आपको 3 किलोग्राम, मोमेंटम भी दे रखा है आपको 2 न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है आपके पास, m × v,
और m हमें 3 दिया है, मोमेंटम की वैल्यू 2 दी है, यहाँ से आप v निकाल लोगे तो v आपके पास 2/3 आएगा। इज इट? मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इंटू बी, मोमेंटम 2 है, वेलोसिटी मास 3 है आपके पास, वेलोसिटी यहाँ से निकाल ली हमने। अब बोला क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, दैट हाफ mv² निकालो आप, कितना आएगा 1/2, m is 3 and v is 2/3 multiplied by 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इट्स 2/3 जूल्स आपके पास सही आंसर है। तो 2/3 जूल्स इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 आपके पास आता है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 100 ग्राम, जिसको आपको किलोग्राम में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर देखो किलोग्राम में ऑप्शंस हैं। तो 1000 से इसको डिवाइड किया हमने, आपके पास आया 0.1 किलोग्राम्स। वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, आपको बोला है फाइंड आउट द मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी, m इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इज 15, हैंस इट इज 1.5, और साथ में यूनिट्स क्या लगेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर आता है डायटोमिक गैस के लिए आपका Cp रेशो Cv निकालो। Cp रेशो Cv को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस गामा इज नोन एज द एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यूज आप सारी गैसेस के लिए याद रख लीजिए। वैसे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एक टॉपिक है, जो कि अभी मैं समझाने लगूंगी तो बहुत लेंथी चले जाएगा, बट ऐसे आप याद रख लो। ये जो है यहाँ पे आंसर दे रखा हुआ, ये डायटोमिक गैस के लिए है, और ये आपका मोनोएटॉमिक गैस के लिए है, ठीक है। और आपके पास ट्राइएटॉमिक गैस के लिए इसकी 2 वैल्यूज आती हैं, एक आई थिंक 1.33 है और एक 1.18 कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक और डायटोमिक आप याद रख लीजिए। मोनोएटॉमिक के लिए Cp रेशो Cv की वैल्यू कितनी होती है, और डायटोमिक के लिए Cp रेशो Cv की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1115 क्वेश्चन पे। तो ये भी आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन SHM एट डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जस्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो हमने ये डिराइव किया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, दैट ओमेगा into square root of a square minus y square. This is the right answer for the velocity of particles in simple harmonic motion. तो ध्यान रखिएगा, इसको भी फॉर्मूला है, हमने सारे डिराइव किए थे। ये एक्सेलरेशन का भी पढ़ा था, वेलोसिटी का भी पढ़ा था, और इवन हमने डिस्प्लेसमेंट y का भी पढ़ा था, ठीक है। और इसके 2 केसेस थे, कहाँ पे कितना होता है, मीन पोजीशन पे कितनी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है। विद साइन थीटा अगर आपको दिया है, थीटा दिया है तो कैसे लिखेंगे इसको, और विदाउट थीटा अगर दिया है तो कैसे लिखेंगे। तो ये सब कुछ हमने क्लास में पढ़ा था, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116 कि कौन सा प्रिज्म जो है, विच ऑफ प्रिज्म डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर। प्रिज्म नहीं, पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर। अच्छा हाँ, पावर डिसिपेटेड आपसे पूछा है। इंडक्टर का यूज हम लोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। पावर डिसिपेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, फिर तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो पावर डिसिपेशन होता है वो रेजिस्टर में हो सकता है, कैपेसिटर में हो सकता है, लेकिन इंडक्टर में नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर इज सिंपली यूज टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। तो 0 होना चाहिए आंसर, 0। इसके बाद आता है इनमें से कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। तो देखो पहले ऊपर वाले 3 ऑप्शंस कंसीडर करना, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील जो है आपके पास जनरली बहुत इलास्टिक होता है, लेकिन अगर क्वार्ट्स भी आपके पास दिया हुआ है तो क्वार्ट्स इज मोर इलास्टिक देन स्टील। तो यहाँ पे क्वार्ट्स है आपके पास, क्वार्ट्स और इनवार दोनों ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, और बाकी सॉलिड्स में हम बात करें तो स्टील की इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है टैट में, याद रखिएगा। अगर आपको स्टील ही फाइनल ऑप्शन है सारे ऑप्शंस में तो स्टील आंसर होगा, अदरवाइज क्वार्ट्स है तो क्वार्ट्स, और अगर इनवार दिया है और क्वार्ट्स भी दिया है तब भी क्वार्ट्स होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इनवार, क्वार्ट्स, ठीक है, और स्टील में नीचे लिख रही हूँ। क्वार्ट्स की इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर क्वार्ट्स दिया है ऑप्शन में तो क्वार्ट्स, इनवार दिया है तो इनवार, स्टील दिया है तो स्टील,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। विच ऑफ द प्रिज्म इज यूज टू सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो इनमें हम रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज करते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा। रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किया जाता है। फिर आता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या है। तो आपने पढ़ा है P²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वाटर वेव्स क्या होती हैं? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, सबको पता है। उसके बाद आगे आपके पास एक न्यूमेरिकल है 121st क्वेश्चन। एक स्टोन जो है उसको ब्रिज पर से ड्रॉप किया गया, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड और g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाइट निकालनी है एक तरह से, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब यही इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। s जो है जब अंडर फ्री फॉल हम ये करते हैं इक्वेशन को बैलेंस, तो इस तरह से आता है। s को हम h लिखते हैं, ut को एज इट इज प्लस हाफ a का बन जाएगा g और साथ में t स्क्वायर। अब h निकालना है आपको, ut आपके पास 0 आ जाएगा प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। h क्या बनेगा? 1/2, g इज 9.8, t इज 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, 2 से एक 2 कैंसिल हुआ, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और एक 19.6 मीटर आपके पास सही आंसर होगा, 19.6 मीटर। उसके बाद आया आपके पास डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो डेंसिटी आपके पास वाटर की दे रखी है, मैंने कहा था इसको याद कर लेना, पर मीटर क्यूब है यहाँ पे। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है, तो ये पिछली वीडियो में भी हमने किया था। ठीक है, आपको बोला है डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालिए, तो आपके पास शायद सही आंसर ये होगा। ठीक है, 10 टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10.5, ये आया था 10 टू द पावर 3 इंटू 10.5। ठीक है, तो पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया हुआ है हमने। नेक्स्ट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये आपके पास कितनी आती है? +1 ही आती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के केस में कितनी होती है? +1 होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो लेंस की पूछी है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब ये पॉजिटिव आती है आपके पास। कन्वेक्स में आपको बड़ा बड़ा दिखता है ना, छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी देखते हैं हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू। मिरर में बोलेंगे तो अपोजिट होता है, मिरर में कनकेव जो है मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, तो कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग लेंस होता है आपके पास। तो इसलिए इसकी पावर जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है आपके पास ग्रेटर देन 1 आती है। तो इसी के साथ आपकी ये सीरीज जो है वो खत्म हुई। हमने अबाउट 124 क्वेश्चन स्टडी किए, तो आई जस्ट होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इसी के साथ अभी ये सीरीज इतनी ही थी, 2 ही पार्ट्स में आने थे। आई जस्ट होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।